हाँ देखिए, आज से आप लोग का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। और सर गौ सुप्रभात सर। शुभ संध्या सर। अरे शुभ प्रभात नहीं गौरव, शाम हो गई है। सर सॉरी सर, सॉरी सर, सर चंदन से बात कर लिया क्या आज आपने? सर क्या बोलते हैं उसको? क्या शुभ बोलते हैं? संध्या सर। शुभ संध्या। शुभ संध्या। शुभ संध्या। जल्दी करिए, तभी सनातन आ पाएगा आपके देश में। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए आज से आप लोग का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। और ये सेशन ये है कि इंटरव्यू में कैसे आप लोग को क्रैक करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे आप लोग को करनी है। जो इन स्टूडेंटों का बिहार का है वो पहले कंसंट्रेट हो जाए बिहार एपीओ के लिए। इसके बाद और स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं वो चाहे बिहार के जुडिशरी का हो, यूपी का जुडिशरी, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यानी कहीं पर भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपको इसी पैनल के तहत आपको तैयारी करनी है। प्रोसेस यही होता है। राकेश जी म्यूट कर लीजिए, राकेश गुप्ता मोबाइल को म्यूट करिए। प्रोसेस यही होता है जो प्रोसेस से हम लोग आज गुजरेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, हम लोग बोलते हैं इसको इंटरव्यू, साक्षात्कार। देखो ये इंटरव्यू नहीं होता, पहले तो यहीं से आप लोग जान लो। इस एग्जामिनेशन का नाम होता है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। ध्यान से समझिएगा, चूँकि गलत रूप में बोला जा रहा है शुरू से, इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। इसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। ये एक ऐसा परीक्षण होता है जो आपको पर्सन से पर्सनालिटी में ले जाएगा, व्यक्ति से आपको व्यक्तित्व में ले जाएगा। व्यक्ति हर सामान्य व्यक्ति होता है, और जब उसके अंदर कुछ और विशिष्ट चीज़ आ जाती है तो वो व्यक्ति कहलाता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। आज आप लोग स्टूडेंट हैं, आज आप लोग एडवोकेट हैं, आज आप लोग हो सकता है कोई और सर्विस में हो। कल जब आप एपीओ सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। गस्टेड ऑफिसर हो जाएंगे, क्लास 2 ऑफिसर हो जाएंगे, अब आप हो जाएंगे पर्सनालिटी। तो जो इसका सिस्टम रखा गया है कि 3 सिस्टम में आप लोग का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का हो। प्री मेंस इंटरव्यू, देखो प्री में जो आप लोग ने पास किया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता। वो एग्ज़ामिनेशन केवल आपको क्या किया जाता है, कंफ्यूज करके आपसे आंसर पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं, आंसर भी दिए रहते हैं, बस आपसे कहा जाता है कि आप आंसर बताइए। अगर आपके सब्जेक्ट पे नॉलेज पकड़ है, आपको सब्जेक्ट पे जानकारी है, आप कंफ्यूज नहीं होते, गलत आंसर नहीं लगाते, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। थोड़ा सा पनिशमेंट ये है कि अगर आपने गलत आंसर दिया, आप नेगेटिव मार्किंग होने लगी। दूसरा होता है मेंस, जिसमें आपको एग्जामिनर के क्वेश्चन को अपने हिसाब से आंसर देना होता है। हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, कैसे आपको परीक्षोपयोगी उत्तर लिखना है, वो भी आप लोग पास कर लिए। अब आपका होगा आमना सामना। अब आपका होगा आमना सामना, वो आमना सामना किससे होगा? इंटरव्यू बोर्ड से। और जो इंटरव्यू बोर्ड होगा वो सब के सब आपसे सीनियर, सब के सब आपसे अनुभवधारी, और सबसे बड़ी बात है उनको केवल पूछना है, बताना नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब आपका होगा व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण में ध्यान रखिएगा, सबसे ज़रूरी ये चीज़ होता है कि आप अपने को ऐसा प्रेजेंट करिए बोर्ड के सामने, बोर्ड को आप मजबूर कर दीजिए, बोर्ड को आप इतना ओबलाइज कर दीजिए कि बोर्ड आपके चयन पर विचार कर ले, बोर्ड आपके सिलेक्शन पर विचार कर ले। और सिलेक्शन पर उसने विचार कर लिया, आपको इतने नंबर वो दे देगा, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, बल्कि आप मेरिट में हो जाओगे। अब ये जो प्रोसेस है, इसको कैसे हम लोग को अडॉप्ट करना है, क्या क्या तैयारी करना है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। देखो सबसे पहले हम जो बताते चलेंगे उसको आप लोग लिखते भी चलेंगे। देखिए सबसे पहले हमको इंटरव्यू के पहले अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करना है। अभी आप लोग का इंटरव्यू 20 दिन के बाद पड़ेगा, 25 दिन के बाद पड़ेगा, 1 महीने के बाद पड़ेगा, कोई अभी इसकी प्रॉपर डेट नहीं है। ये प्रपोज किया जा रहा है कि आप लोग का इंटरव्यू अक्टूबर के सेकेंड वीक से 10 तारीख के आसपास पड़ना चाहिए, एक अनुमान है।
कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि सर आपने तो कहा था सेकेंड वीक नहीं हो रहा है। अरे सर कोई कमीशन थोड़ी नहीं है, सर तो आप लोग के हेल्प के लिए बैठे होते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको जिनका इंटरव्यू है उनको और जिनका इंटरव्यू नहीं है उनको सबसे पहले आपको शिष्टाचार अपने अंदर लाइए, प्रोटोकॉल। आपका बिहेवियर ऐसा है उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको अपना बिहेवियर जो रखना है बहुत ही विनम्र। आप थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, आपके अंदर बहस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, आप दूसरे व्यक्ति की बात को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए। आपको रखना है शिष्टाचार, प्रोटोकॉल। बहुत ही विनम्र अपना व्यवहार को बनाना है। अभी से शुरू कर दीजिएगा, तब बोर्ड के सामने आप अपने को बहुत ही पोलाइट रूप में प्रोड्यूस कर पाएंगे। सबसे पहले अपने को आप लोग तुरंत बदल लीजिए। जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ है अपनी आवाज़ को धीरे कर ले। और कितना धीरे कर लो? कम से कम 82 डेसिबल, 82 डेसिबल, यानी कि सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई पड़े। जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलना है। हमको तो आपको टीचिंग करना है, आपको बताना है। टीचर कभी धीरे बोल ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, हमारी आवाज़ से थोड़ी आवाज़ कम हो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, जिनके बात को कोई नहीं सुन पाता, वो अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा ले। आप अपनी बात में तुतलाहट न लाइए, घबराहट नहीं लाइए, हकलाहट नहीं लाइए। बताते समय आपको लीडर की तरह, नेताजी की तरह हाथ पैर ऊपर नीचे नहीं हिलाना है। बहुत ही शालीन होके आपको अपनी बात को रखना है। तो देखो जो जो चीज़ बताते हैं उसको आप लोग फॉलो करिए, और जब सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग का मॉक इंटरव्यू होगा। स्टूडेंट कहता है सर मॉक ले लीजिए। अरे मॉक किस चीज़ का ले ले? किस चीज़ का मॉक ले ले बताओ? आप फुली रेडी हो मॉक देने के लिए? और फिर आप क्या कहते हो कि मैं 4 बार इंटरव्यू दिया मेरा नहीं हुआ, मेरा जुडिशरी में 2 बार इंटरव्यू दे नहीं हुआ। तो ये आप क्या बताना चाहते हो? पॉजिटिव धौंस जमाना चाहते हो? ये है आपकी विफलता। आप फेलोर हुए हो। आपको कमीशन ने 4 4 बार बाहर कर दिया है। आपके अंदर कमी है और आप दूर करने को तैयार नहीं हो, और सुबह से शाम तक फ़ोन करते हो सर मॉक ले लीजिए। अरे सर तो 32 साल से पढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार में भरे हुए हैं। अगर हमारे यहाँ से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए तो 80 स्टूडेंट आपको बिहार में मिलेंगे, चाहे जुडिशल ऑफिसर्स के रूप में, चाहे एपीओ के रूप में। तो आप लोग भी बहुत लकी हो, आप लोग का भी बहुत बड़ा भीड़ जाने वाली है बिहार में एपीओ बनकर। तो जो बातें कही जाए उस पर विश्वास करिए। सर आपको सेलेक्ट करने बैठे, सर आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो सबसे पहले आप लोग 2 बातें हमने बताया, एक तो अपने अंदर शिष्टाचार लाइए, दूसरा आपकी आवाज़ अगर बहुत वॉल्यूम तेज़ है उसको धीरे करिए, और अगर आपकी आवाज़ बहुत धीरे है तो उसको थोड़ा तेज़ करिए। यानी मध्यम आवाज़ में आपको बोलने की आदत डालिए। और आपको ठहर ठहर के बोलना है, हमारे तरह स्पीडली नहीं बोलना है। टीचर का लैंग्वेज अलग होता है, इंटरव्यू का लैंग्वेज अलग होता है। ठीक। इसके बाद अब देखिए, आपको कुछ हम पैरामीटर बताएंगे। उस पैरामीटर पर एक एक दिन क्लास चलेगी। पहला है पर्सनल नॉलेज। पहला मापदंड है पर्सनल नॉलेज, वैयक्तिक जानकारी से जुड़े प्रश्न। पर्सनल नॉलेज से जुड़े प्रश्न। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रश्न। तीसरा है इम्पॉर्टेंट ऑफ ड्रेसेस। जो आपके ड्रेसेस होंगे बॉयज़ के, गर्ल्स के, वो क्या होंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपके इंटरव्यू के दौरान
आपकी हेयर स्टाइल कैसे होगी, आपका शूज़ कैसा होगा, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो चाहे बॉयज़ स्टूडेंट हो। फिर आपको बताया गया रोल ऑफ प्रोटोकॉल, जो शिष्टाचार हमने बताया, उस पर आपको बताया जाएगा, एक एक दिन समझाया जाएगा। फिर आप अपने को प्रिपेयर करोगे कि आप प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, क्यों आप बिहार में एपीओ बनना चाहते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, गलती से ऐसे प्रश्नों का कभी भी आंसर मत दीजिएगा कि सर बेरोजगारी मिट जाएगी। तो केवल एपीओ बनने से बेरोजगारी मिटेगी और कोई काम करने से नहीं मिटेगी, ऐसा आंसर नहीं देना है, बताएंगे क्या बोलना है। नेक्स्ट, जुडिशल सर्विसेज में सेलेक्ट होने पर क्या आप प्रोसिक्यूशन को छोड़ देंगे। यदि आपका बिहार के जुडिशरी में या किसी और स्टेट के जुडिशरी में हो जाता है तो क्या आप एपीओ की पोस्ट को छोड़ देंगे। इस पर बहुत ही यूनिक आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं ये यूपी जुडिशरी में बराबर पूछा गया है, अभी भरपूर पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन एलएलबी एंड इंटीग्रेटेड एलएलबी, एलएलबी और बीएलएलबी में क्या अंतर है। क्यों बीएलएलबी की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है, क्यों इंटीग्रेटेड लॉ बीएलएलबी की ओर स्टूडेंटों का रुझान बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो समसामयिक घटना होती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट, लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज लॉ, विधि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, विधि कैसे बनती है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, विधियों का वर्गीकरण एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जो आपका बिहार एपीओ में आपका सिलेबस था, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, माइनर एक्ट, इस पर आपको पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट, जो आप लोग का आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को रिप्लेस किया जा रहा है, जिसके लिए बिल हाउस में आ चुका है, तो आपसे ये केवल पूछा जाएगा, जो अभी यूपी जुडिशरी में खूब पूछा गया, कि क्या ज़रूरत है, कितने तीनों मेजर एक्ट को बदला जा रहा है, क्या इससे जुडिशल ऑफिसर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या इससे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या इससे एडवोकेट को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या इससे लॉ के प्रोफेसर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई लॉ का प्रोफेसर मान लीजिए 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, कोई एडवोकेट 70 साल के हो गए, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका केवल एक ही अटेम्प्ट बचा है, ओवर एज होने जा रहा है, तो क्या ऐसे एक्ट से बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो इस पर बहुत ही बैलेंस आंसर देना है, सिखाएंगे आपको, हड़बड़ी में नहीं दे देना है। ठीक। नेक्स्ट, बिहार स्पेशल, बिहार का सामान्य ज्ञान, इस पर बहुत फोकस करना है। फिर इसके बाद केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट, और इसके साथ साथ करंट केसेस, जो लेटेस्ट केसेस है। नेक्स्ट,
इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसे आपको अपियर होना है। इतने तैयारी के बाद फिर आपको बताया जाएगा इंटरव्यू बोर्ड में कैसे आपको अपियरेंस करना है। नेक्स्ट, इंटरव्यू खत्म होने के बाद कैसे बाहर आना है। और लास्ट होगा मॉक इंटरव्यू आप लोग का। मॉक इंटरव्यू, देखिए जो मॉक इंटरव्यू होगा उस दिन एक एक स्टूडेंट रहेंगे। उस दिन ग्रुप में क्लास नहीं चलेगी। उस दिन हर स्टूडेंट का रोल क्या नाम है, टाइम अलॉट हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल। जैसे मान लीजिए अब्दुल कादिर हैं, ए से आते हैं, तो अफरोज़ हैं, तो जो ए वाले स्टूडेंट हैं उनको पहले, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, डी वाले बाद में, ऐसे चलेगा। आर वाले ऋचा जी बहुत घबरा रहे हैं कि मेरा तो बहुत लेट आएगा, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है ना। अभी देखो, एक स्टूडेंट का 28 तारीख को इंटरव्यू था लास्ट में, वो भी सेकेंड बैच में, यूपी के जुडिशरी में। हमारे एक फ्रेंड है जज साहब, उन्हीं का बेटा बड़ा घबरा रहा था कि अंकल मेरा तो लास्ट में आया, सेलेक्ट हो गया यूपी में, जुडिशल ऑफिसर में सेलेक्ट हो गया। ये सब बातें मत रखा करो, ठीक है, घबराइए नहीं। तो देखो इस पैटर्न पे हम लोगों को स्टडी करना, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया सबको। अब आज हम लोग पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है पर्सनल नॉलेज। देखिए, आप लोग आज से मान के चलिए कि आज से आपकी इंटरव्यू के शुरू हो गई तैयारी, और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट ना हो जाए। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक फ़ाइल को परचेज़ करिए मार्केट से। जो फ़ाइल होगी उसका बेस्ट तरीका है कि आप ऐसी फ़ाइल, स्टैंडर्ड फ़ाइल को लीजिए जो 3 तरफ चैन से बंद होती है। एक तरफ कांस्टेंट रहती है, वो तो ऑलरेडी बंद रहेगी, 3 तरफ चैन से रहती है, और उसमें सब प्लास्टिक के पेपर लगे रहते हैं, और एक एक अपने डॉक्यूमेंट को उस पर लगाएंगे। आपको मार्केट से ढूंढना पड़ेगा, उसी को आपको परचेज़ करना है। स्टूडेंट करता है क्या, एक नॉर्मल फाइल ले लेता है, उसी में सारे डॉक्यूमेंट को रख लेता है, और जब जाता है तो कहीं उसकी मार्कशीट गिर रही है, तो कहीं उसके पेन गिर रहे हैं, तो वो उसी में डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग एक अच्छी सी फाइल मार्केट से परचेज़ करिए, और उसमें सबसे ऊपर, फाइल में सबसे ऊपर आप लगाएंगे इंटरव्यू का लेटर। जो आपको साक्षात्कार देना है उसका लेटर सबसे ऊपर होगा। इसके साथ साथ आप अपने फाइल में कम से कम 2 पेन रखिएगा, और पेन ऐसी रखिएगा ताकि उसकी इंक वगैरह, लीकेज वगैरह ना हो। अच्छी से पेन रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आप उस फाइल में देखिएगा, आप लोग देखे होंगे ना, उसमें प्लास्टिक के पेजेस लगे रहते हैं, बस हम लोग को उसके अंदर डॉक्यूमेंट डालना रहता है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी आती है, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, इंटरव्यू का लेटर तो सबसे पहले रख लिया। इसके बाद जो आपकी क्लास 10th से लेकर आपने जो जो डिग्रियां प्राप्त की है, क्लास 10th की, क्लास 12th की, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की, एलएलबी की, एलएलबी की मार्कशीट, एलएलबी की डिग्री, और इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, उसके आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप उसको भी अपने साथ ले जाएंगे, और सब सिस्टमेटिक लगाएंगे। हाई स्कूल 10th का, 10th के बाद 12th का, 12th के बाद ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन के आगे अगर आपने कुछ किया है उसका, फिर उसके बाद एलएलबी का, उसके बाद एलएलबी की डिग्री, और कमीशन जो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा, वो करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा जब इंटरव्यू का आपको आएगा। और वो करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना का नहीं होना चाहिए। जो आपका डिग्री होती है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप लोग प्रोविज़नल निकलवा लीजिए। प्रोविज़नल 6 महीने तक वैलिड रहता है।
इस फाइल को आप बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाकर अपने टेबल पर 1-2 दिन के अंदर रख लीजिए। अब जब आप इसको तैयार कर लेंगे, अब आपको ये देखना है कि आपका क्या नाम है, आपके नाम की क्या मीनिंग है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषता है, ठीक, आपके ज़िले की। जैसे मान लीजिए कोई रहता है बेतिया में, बिहार में, तो हम जहाँ तक हमें मालूम है उसे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है, 2 भाग में है। बेतिया को शायद क्या कहते हैं, पूर्वी पंचमढ़ी। तो अच्छा अच्छा, जहाँ भी हो, तो आपको चंपारण के बारे में मालूम होना चाहिए। चंपारण का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व था, बिहार के कौन से राजनेता ने चंपारण के आंदोलन के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था कि आप चलिए बिहार में अंग्रेज लोग जो हमारे ऊपर नील की खेती हम लोग करते हैं इंडिगो की, उस पर टैक्स ले रहे हैं, आप चलिए मेरा आंदोलन चलाइए। तो आपको चंपारण के बारे में डेट के साथ याद होना चाहिए। अगर आप चंपारण से बिलोंग करते हैं, आप पटना से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग मौर्य पीरियड में, गुप्ता पीरियड में पाटलिपुत्र कहते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से ऐसे शासक थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना थी। ये आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा का पूरा अपने को अपडेट करे रहिएगा। अब आपकी ड्यूटी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके बारे में आप अपने को बिल्कुल कंप्लीट रखिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम राकेश है, तो आपसे पूछा जाएगा राकेश का क्या अर्थ होता है। बगल में मैडम है, उनका नाम नेहा है, तो नेहा का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप अपने नाम के बारे में भी जानते रहिएगा, और कहीं आपके नाम से जुड़ा हुआ कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो उसको भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे राकेश गुप्ता जी, आपसे ये पूछा जा सकता है क्या आपके नाम के कोई अंतरिक्ष यात्री भी थे जो भारत में गए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए राकेश शर्मा कब गए थे, ईयर मालूम होना चाहिए, मिशन क्या था ये मालूम होना चाहिए। देखो, अगर आप इन सब चीज़ों को बता देते हो तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने अन्य लोगों से आगे जाओगे, आगे चलते चलोगे। अगर आप नहीं बताते तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको आजीवन कारावास मिल जाएगा या डेथ सेंटेंस सुना दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा कि हो सकता है कि आप अपने इंटरव्यू में मिनिमाइज नंबर पाओ, बाहर भी हो जाओ, क्योंकि 1480 आप लोग हो, 553 के आसपास पोस्ट है, 100 लोग नहीं अपियर होंगे, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। आप लोग का कमीशन 1380 या 1400 के बीच में होना है। यानी आप लोग 553 होंगे, शेष लोग को बाहर जाना है। 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 700-750 लोगों को बाहर जाना ही जाना है, और जो बाहर जाएंगे यही 1480 में से जाएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो ये अंतिम एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका करियर बिल्कुल बदलने जा रहा है, आपका लेवल बदलने जा रहा है, आप क्लास 2 ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो पूरी ताकत लगा के इसके साथ तैयारी करिए। तो आप लोग अपने नाम के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, आपकी कोई विशिष्ट योग्यता है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई विशिष्ट ज्ञान है एलएलबी के अलावा। तो अगर आप कोई खिलाड़ी हैं, आप कोई कविता लिखते हैं, आप अगर कोई गाना गाते हैं, आपके अंदर कोई भी हॉबी है तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती मत कहिएगा कि हाँ हॉबी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हाँ सर मूवी देखने की हॉबी है। तो आपसे पूछा गया सबसे पहली फिल्म बताइए कौन सी बनी थी, सबसे पहले कलर मूवी कौन सी बनी थी, रंगीन। तो ध्यान रखिएगा, हॉबी को बताइएगा तो सोच समझ के बताइएगा, और अगर कोई है तो उसके बारे में आप अलग से और स्टडी कर डालिए। अगर आप किसी जॉब में हैं, मान लीजिए आप एपीओ में जाने के पहले किसी जॉब में हैं, पुलिस के जॉब में हैं, कोई और डिपार्टमेंट में है, तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ क्यों छोड़कर आना चाहते हैं। जब आपको बिहार सरकार ने ऑलरेडी किसी जॉब में रखा है, आप क्यों उसको छोड़कर इस जॉब में आना चाहते हैं।
तो ये जो पर्सनल नॉलेज के क्वेश्चन है ये आप ही को तैयार करना, इसमें आपके सर कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये आप ही को सब तैयार करना है, अपने नाम के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अपनी हॉबी के बारे में, और अगर आप कहीं जॉब में हो तो अपने जॉब के बारे में। हॉबी हो तभी बताइएगा, नहीं है तो नहीं बताइए। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आप लोग सब लोग लॉ ग्रेजुएट हो, आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस करते, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप वकालत करते हैं, आप कोर्ट जाते हैं? तो देखो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है, यदि आप जाते हो तभी आप बोलिएगा हाँ, नहीं जाते हो तो आप साफ साफ कह दीजिएगा कि सर मैं कोर्ट नहीं जाता, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। आपने कह दिया कि मैं बेगूसराय में प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक। आपसे कहा गया बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, बेगूसराय में सीजीएम कौन है। चाहे बोर्ड के सदस्य को मालूम हो चाहे ना मालूम हो, ये केवल हाइपोथेटिकल काल्पनिक रूप में पूछ लिए। और अगर आप प्रैक्टिशनर लायर हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज सीजीएम का तो बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, कि हमारे ज़िले में कौन सीजीएम है, कौन डिस्ट्रिक्ट जज है। तो अगर जाते हो तभी हाँ कहना, नहीं जाते हो तो मत कहना। अगर आपने कहा मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता, पटना हाई कोर्ट में, तो अगर आप जाते हो पटना हाई कोर्ट तभी कहना, अन्यथा मत कहना। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, और अगर आप नहीं जाते तो फिर आप गलत आंसर दोगे। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे इंटरव्यू में जितने भी मिनट आपका हो, 15 मिनट 20 मिनट, झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं इंटरप्रिटेट करना है। आपको जो भी चीज़ नहीं आता, आप बड़े विनम्र होके, बहुत ही शालीन होके आपको कह देना है कि सर मुझे नहीं आता। कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर है जो परफेक्ट हो? और जो परफेक्ट है वो पृथ्वी पे रहता नहीं, ऊपर रहता है, वो कभी आएगा नहीं एपीओ का इंटरव्यू देने। तो मानव से त्रुटि होना, मानव से भूल होना, मानव से परफेक्ट ना होना, ये स्वाभाविक है। एक टीचर होता है वो भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा थोड़ी जितना कानून भारत में प्रचलित सबको हमको जानकारी है। जो आप लोग के कोर्स का है उसको हम पढ़ते हैं, बाकी जो नहीं है वो नहीं पढ़ते। आप लोग से यही मेरा विनम्र कहना है कि झूठ इंटरव्यू में मत बोलिएगा, गलत आंसर मत दीजिएगा, जो सही है वही बोलिएगा। अदरवाइज बड़े इजी वे में कह दीजिएगा कि सर मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? और ये आज से आदत डाल लो कि इंटरव्यू में ही नहीं, जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब आप जीवन में झूठ न बोलने की आदत बना लोगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, कभी झूठ बोलोगे ही नहीं। ठीक। तो पहला चीज़ तो आप लोग ये तैयार कर लो अपने पर्सनल नॉलेज पे। इसको आप लोग अपने हिसाब से जल्दी पहला टॉपिक को आप लोग रेडी कर लो। अब आता है दूसरा टॉपिक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए आपने जो जो क्वालिफिकेशन गेन किया है क्लास 10th में, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में और लॉ ग्रेजुएशन, उन क्वालिफिकेशन की आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये मत सोचिएगा कि आपने एपीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे सीपी से नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा। अदरवाइज आप फंस जाएंगे और आपका एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। इतना ज़रूर है कि सीपीसी में बहुत डीप में आपको नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन जो बेसिक जानकारी है उस सीपीसी की आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने 1-2 दिन पहले ग्रुप में, आप ही लोग के ग्रुप में, हमने सीपीसी की समरी डाल दी थी। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने पेपर आपके एलएलबी में थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिन लोग स्टूडेंटों ने बीए एलएलबी किया है उनका जो सेमेस्टर वाइज है वो अपने पूरे सेमेस्टर के सारे पेपर के नामों को सही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बताना। स्टूडेंट क्या करता है, लॉ के पेपर को
प्रॉपर आंसर नहीं बताता, बोलता है टार्स कॉन्ट्रेट ये पता नहीं क्या क्या बोलता है। ऐसे नहीं बोलना। आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा उन पेपर के नाम, सेकेंड ईयर में जो पढ़ा उस पेपर के नाम, थर्ड ईयर में जो पढ़ा उस पेपर के नाम। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना इंग्लिश में याद रखेंगे, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में याद रखेंगे प्लस इंग्लिश में याद रखेंगे, प्लस इंग्लिश में याद रखेंगे। हो जाएगा? बोलिए, कर लोगे आप लोग कि सर आपको बताया याद कराए कौन कौन सा पेपर था? सर हो जाएगा सर। हमको तो खुद ही नहीं मालूम आप लोग का कौन कौन सा पेपर था, तो हम कहाँ से याद कराएंगे? ठीक है, तो देखिए ये आप लोग सबसे पहले याद करिएगा। ठीक है, और जो भी पेपर है, जैसे सपोज करिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया आईपीसी। हम समझते हैं कि आईपीसी सबके एग्ज़ाम में होता है, केवल बिहार जुडिशरी को छोड़कर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर आईपीसी ना हो। बिहार के पता नहीं जुडिशरी में क्यों आईपीसी नहीं है, आपके एपीओ में हायर जुडिशियल में है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आईपीसी का पूरा नाम बताइए, तो आप लोग कहते हैं इंडियन पेनल कोड, यही तो बोलोगे ना। बहुत आपने किया, लगा दिया इंडियन पेनल कोड 1860। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब 1860 में बना था तो इसका क्या नाम था? जब 1860 में बना था तो उसका क्या नाम था? तो आपको ये बोलना है उस समय इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। फिर ये बोला जाएगा ये नाम तो लॉर्ड मैकाले का था, हम इंडियंस लोग क्या इसका नाम दिए, हम लोग क्या इसको कहते थे? तो उस समय की जो हम लोग की लैंग्वेज थी इंडियंस की, हम लोग अरबी फारसी उर्दू का मिक्सचर बोलते थे, तो हम लोगों ने इसका नाम दिया मजमुआ ताजीरात हिंद, मजमुआ ताजीरात हिंद। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो आईपीसी है इसको उस समय के गवर्नर जनरल ने कब सिग्नेचर किया, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 6 अक्टूबर 1860। इन्फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ, प्रवर्तन कब हुआ? 1/1/1862। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो 6 अक्टूबर से लेके 1860 से लेकर 1 जनवरी 1862 यानी जो 15-16 महीने का टाइम क्यों लगा, जबकि ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, ऐसा भी नहीं था किसी और की गवर्नमेंट थी। तो ये 15 महीने तक ये लागू क्यों नहीं किया गया? तो आपको ये आंसर बताना पड़ेगा। पहली बार ब्रिटिश इंडिया में यूनिफॉर्म रूप में आईपीसी बनी थी, और इसमें छोटे से छोटे ऑफेंस को भी क्या किया गया था, दंड बताया गया। किसी को थप्पड़ दिखाना, मुका दिखाना, किसी पे थूक देना, किसी पे शीशे चमकाना, किसी का बाल खींच लेना, किसी के नाम को गंदे रूप में लेना, सबका सब अपराध, सबका सब दंड। तो हम लोग क्या करते थे उसमें, मैक्सिमम लोग रूरल एरियाज में रहते थे, ग्रामीण अंचल में हम लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे। तो हम लोग को कि छोटी छोटी बातों के लिए नहीं ज्ञान था कि अब अपराध बन गया। तो जो हमारे जुरिस्टिक थे, जो हमारे उस समय के बैरिस्टर थे, जो हमारे उस समय के बैरिस्टर थे, उन लोगों ने जाके वायसराय से अनुरोध किया कि देखिए ये आपने इतने तगड़े तगड़े कानून बना दिए हैं, तो पहले इसको प्रचार प्रसार करिए पूरे ब्रिटिश इंडिया में, और जब इसका प्रचार प्रसार हो जाए तब इसको आप क्या करिए, लागू करिए। तो 15 महीने के पीरियड में इसको क्या किया गया, खूब प्रचार प्रसार किया गया, ढोल नगाड़ा बजा बजा के लोगों को बताया गया कि देखो अब ऐसा ऐसा नहीं करोगे, अब आपको दंड मिलेगा। जब लगभग प्रचार काफ़ी हद तक हो गया तब इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 से। 1862 से लेकर
1947 तक। इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हुआ तो ये दो पार्ट में बट गया, एक इंडिया बना, एक बना पाकिस्तान। तो जो देखो इंडिया था, यहाँ पे इसका नाम दिया गया इंडियन पेनल कोड, जिसमें 511 सेक्शन और 23 चैप्टर्स। जो पाकिस्तान नया राष्ट्र बना, वहाँ पे नाम दिया गया पाकिस्तान दंड संहिता, आईपीसी, पीपीसी। और जो जेके था, जम्मू कश्मीर था, जो बिल्कुल अपने को अलग थलग किया था, वहाँ पर दिया गया रणवीर पेनल कोड, रणवीर पेनल कोड। ये जो हमारी आईपीसी थी, ये जेके में लागू नहीं होती थी। ये कब तक चला? 31 अक्टूबर 2019 तक। 31 अक्टूबर 2019 को हम लोग के लॉ के फील्ड में बहुत बड़ा ग्रेट चेंजेस किया गया, और उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके द्वारा क्या हुआ कि जितने भी कानून भारत के जेके में नहीं लागू होते थे, सब के सब लागू कर दिए गए। तो 31 अक्टूबर 2019 से हमारी आईपीसी कहाँ कहाँ लागू है? होल द इंडिया में, संपूर्ण भारत में। अब इसी का जो सक्सेसर आ रहा है, उत्तराधिकारी आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये अभी क्या है? बिल के फॉर्म में है। तो देखो, आपको इस तरह आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ये ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था, फिर इसके बाद ये इंडियन पेनल कोड में कन्वर्ट हुआ, इंडियन पेनल कोड से कन्वर्ट होकर कहाँ जा रहा है? भारतीय न्याय संहिता की ओर। ये आपके चूंकि एपीओ में आईपीसी है सिलेबस में, और प्लस एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को तो आईपीसी का पूरा काम ही करना है कोर्ट में, तो आपको पूरी आईपीसी डिटेल में आनी चाहिए, और खासकर उस फॉर्म में आनी चाहिए जिस फॉर्म में अन्य लोग को नहीं मालूम है। जो बातें आपको बता रहे हैं, ये कम लोग को मालूम रहती है। अगर इस फॉर्म में आप याद रखोगे तो बोर्ड के हर क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे लोगे। हमने आपसे पूछा कि बीएनएस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, भारतीय न्याय संहिता की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो देखो, अभी उसका केवल बिल आया है, अभी ना एक्ट का फॉर्म आया, लेकिन आप केवल नट सेल में छोटे से शब्द में एक आंसर दे सकते हो। अब वो आंसर क्या है कि देखिए, जो आईपीसी बनाई गई थी, उसका काम था, ब्रिटिशर्स का काम था इंडियन को पेनलाइज करना, दंड देना। और हमारी प्रेमबिल में क्या कहा गया? न्याय देना। हमारी प्रस्तावना में कहा गया है न्याय शब्द है, जस्टिस शब्द है, दंड शब्द है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, भारत में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय दिया जाए। तो जो अब बिल आ रहा है उसका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। लोगों को दंड मत दीजिए, न्याय करिए। तो वो न्याय कैसे होगा? न्याय वैसे होगा कि जो अब नया साइंस एंड टेक का युग है, हमने हर चीज़ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं। ऑनलाइन क्लास करते हो क्या? 1860 में ऑनलाइन क्लास थी? क्लासें नहीं थी, पता चला पेड़ के नीचे पढ़ते थे, क्लासरूम भी नहीं होता था, तो कहाँ से ऑनलाइन क्लास हो जाएगा? मोबाइल था, गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ती थी। कोई बताइए 1860 में गर्ल्स स्टूडेंट? नथिंग। आवाज़ क्या है? 165 गर्ल्स स्टूडेंट यूपी जुडिशरी में सेलेक्ट हुई, ताबड़तोड़ टॉपर भी गर्ल्स स्टूडेंट। तो ये कहा गया है हर जगह तो आपने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, जुडिशरी में अभी वही चल रहा है। तो न्याय संहिता में आपको सीआरपीसी में जो आ रही है, एविडेंस एक्ट में आ रहा है, आईपीसी में आ रहा है, सारी साइंस टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट किया जा रहा है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन एफआईआर किस चीज़ की करते हैं?
मोबाइल खो गया, यही सब की तो करते हैं, हीनियस ऑफेंस की होती है। अब ये कहा गया आपको थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मोबाइल पे कर दोगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ये आपका रजिस्टर्ड नंबर है। जैसे आप लोग एलपीजी सिलेंडर बुक करते हो तो कुछ मैसेज आता है कि आपका एलपीजी सिलेंडर स्वीकार कर लिया गया है, 1 दिन में 2 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, आता है ना। ऐसे यस आपके सर। आप एफआईआर करोगे, आपके पास उसका ट्रैकिंग नंबर, कौन सा नंबर आ जाएगा। बस आपको यही बताना है कि भारतीय न्याय संहिता में न्याय करने की बात कही गई है, जो हमारे प्रियम्बल को फॉलो करेगा और जितनी भी विज्ञान एवं तकनीकी की चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म की हो, अब सब के सबको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में लाया जाए। बस इतना बच के आप अपने को किनारे कर लो। लेकिन अगर आपने कह दिया मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, तो जब आपको नहीं मालूम है तो आपके करंट अफेयर्स कैसा है, आपका कमज़ोर है। आपको ये नहीं कहना है कि अभी तो बिल के फॉर्म में हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हम तो नहीं समझते किसी स्टूडेंट के पास उसका पीडीएफ ना हो। जो बिल आया है पीडीएफ तो हम समझते सारे लॉ के स्टूडेंट के पास है। तो इस तरह आप क्या करिएगा, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, एक हमने छोटा सा आईपीसी के बारे में बताया, सारी जानकारी बना लीजिएगा। कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार सीआरपीसी है जिसमें 484 सेक्शन है, 37 चैप्टर्स हैं, 2 शेड्यूल्स हैं। तो 37 चैप्टर्स क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर ला है? चलिए जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर हैं, 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, 484 धाराएं, 37 अध्याय, 2 अनुसूचियाँ, ठीक है। चलिए नेहा कुमारी आप बताइए, हमारी सीआरपीसी के 37 चैप्टर है, ये प्रोसीजर ला है? प्रोसीजर लॉ है सर। पूरा 37 चैप्टर्स? जी सर। चलिए ममता कुमारी। जी सर। ममता जी की पढ़ाई रही बहुत दिन हो गया। चलिए जी सर, प्रोसीजर लॉ लॉ है। अच्छा, रिचा आप बताइए। हम यस सर, प्रोसीजर लॉ। पूरा 37 चैप्टर? हरिमोहन कुमार यस सर। 37 पूरा प्रोसीजर ला है? जी सर। अब्दुल कादिर, विवेकानंद, चारू सक्सेना, Yes, sir. Yes, sir. चारू सक्सेना लखनऊ, अनुराधा कुमारी, पूरा का पूरा है। दीपक रानी, यस सर, पूरा है, पर उसमें डिफिनीशन भी तो दिया हुआ है पहला चैप्टर में। हाँ हाँ वो तो हमको भी मालूम है। अच्छा देखो, इसमें कुछ हमारे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं आपके साथ, वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम किसी से पूछेंगे, देखिए क्या आंसर बताते हैं, आप लोग सुने फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। आकांक्षा बताइए क्या पोजीशन है सीआरपीसी की? 37 चैप्टर्स में से जो 35 चैप्टर्स है वो प्रोसीजरल है और 2 चैप्टर सब्सटेंटिव है, चैप्टर 9 और 11। देखो डियर स्टूडेंट, सभी लोग के आंसर आप लोग के गलत थे। जैसे मान लीजिए आकांक्षा इंटरव्यू में गई, आप लोग इंटरव्यू में गए, तो ये आपसे कम से कम 4-5 नंबर आगे रहेंगे। सीआरपीसी का 37 चैप्टर का क्लासिफिकेशन है 2+35। 2, दीपक रानी मोबाइल को म्यूट करिए। 37 चैप्टर्स को लिखे, 37 इजिकल टू 2+35। जो 2 चैप्टर है ये इसके सब्सटेंटिव लॉ के हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11। और बाकी चैप्टर नंबर 9 में क्या है, मेंटेनेंस, भरण पोषण।
धारा 125 से 128। चैप्टर नंबर 11 में क्या है? निवारक कार्यवाही 149 से 153। अब किसको किसको रिकॉल हुआ, याद आया कि ऐसा भी है? जी सर। अपनी गलती पता आई? जी समझ में आ गई सर। हाँ, यही समझदारी वहाँ दिखाइएगा बोर्ड के सामने। तो जैसे मान लीजिए ये 8-9 लोगों से पूछा गया, तो एग्जामिनर एक को सेलेक्ट करेगा, बाकी सबको बाहर कर देगा। आपको सोचना चाहिए। अभी कोई हमसे बोल रहा था कि उसके तो शुरू में से लिखा हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता, इतनी जोर से उन्होंने डांटा कि हमारी हालत खराब हो गई। ठीक है, तो जरा बताइए, एग्जामिनर पूछ रहा है तो कोई उसका मकसद होगा ना? ऐसा क्यों आप लोग आंसर देते हो? तो ये क्या है? ये है। अब इसमें 2 शेड्यूल्स हैं, 2 अनुसूचियां हैं। 2 है कि नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 2 ही है ना? सर 2 है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन अनुसूची ऐसी है, फर्स्ट और सेकंड, जो केवल जजेस के लिए है और किसी से कोई मतलब नहीं। दोनों अनुसूची जजेस के लिए है कि कोई एक शेड्यूल्स ऐसी है जिसका यूज केवल जजेस करेंगे? वो कौन सी है? देखो 2 शेड्यूल्स है, घबराइए ना, बताने के लिए बैठे हैं, डराने के लिए नहीं। शेड्यूल्स नंबर 1 में 6 कॉलम बना हुआ है। जो कॉलम है उसमें आईपीसी की पनिशमेंट वाली सेक्शन पहला कॉलम, दूसरे में उसका नाम, जैसे हमारे 379 दिया हुआ है आईपीसी का, तो दूसरे कॉलम में दिया रहेगा चोरी का दंड। जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, वो ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, वो ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, और इसके बाद उसका पनिशमेंट बताया गया है। यही तो है ना 6 नंबर पहले वाले अनुसूची में। ये सभी के लिए ज़रूरी है कि लॉ के स्टूडेंट को भी मालूम होना चाहिए, एडवोकेट को भी मालूम होना चाहिए, और जजेस को भी मालूम होना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन को भी मालूम होना चाहिए। सेकंड वाला क्या अनुसूची? प्रोफार्मा। जो जजेस ऑर्डर देते हैं उसका प्रोफार्मा बताया गया है कि सम्मन का प्रारूप क्या होगा, BW का प्रारूप क्या होगा, NBW का प्रारूप क्या होगा, सर्च वारंट का प्रारूप क्या होगा, डेथ वारंट का प्रारूप क्या होगा। ये किसको ज़रूरत है ये सब? उस प्रोफार्मा को कौन यूज़ करेगा? वकील साहब कि जज साहब? अगर मान लीजिए सर्च वारंट भेजना है तो वो उसको ज़रूरत किसकी है? सर्च वारंट के प्रारूप को देखने की? जज को। जज साहब। आज से नोट कर लीजिएगा, पहला वाला अनुसूची जो है वो सभी के लिए है, और दूसरी वाली अनुसूची शेड्यूल्स रिजर्व है जजेस और मजिस्ट्रेट के लिए। जो बता ले जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं बताएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, LLB तो पास हो, APO का भी आपने प्री निकाल लिया, मेन निकाल लिया, पूरी ताकत लगा लो। ये अभी तक कभी पढ़ा था? किसी ने बताया था ऐसा? इसको कॉपी में तुरंत लिख लो। इस CRPC में जब हमने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, 37 चैप्टर से 2 + 35। ठीक, और इसके साथ साथ आपको बताया गया कि जो 2 शेड्यूल्स हैं उस शेड्यूल्स की क्या क्या रोल है, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि जो CRPC है इसकी अंतिम सेक्शन में क्या है, लास्ट सेक्शन में। तो देखो गलती से आप मत बताना कि कोर्ट की इनहेरेंट पावर 482, क्योंकि 484 धाराएं हैं, और जो आप लोग क्रिमिनल कोड की इनहेरेंट पावर पढ़ते हो तो 482 में है। फिर आपसे पूछा 483 और 484 में क्या है? तो 483 में कहा गया है कि जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है वो अपने स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सुपरविजन रखेगा। राज्य का उच्च न्यायालय अपने राज्य के सभी जिला न्यायालयों पर क्या रखेगा? सुपरविजन। और 484 में क्या है अंतिम धारा में?
उसमें ये कहा गया है निरसन व्यावृत्ति, दो शब्द है, सेविंग रिपेल। देखो व्यावृत्ति का क्या मतलब होता है कि जो हम लोग 1973 की सीआरपीसी पढ़ते हैं, उसके पहले की जो सीआरपीसी थी वो 1898 की थी, 1898 की। तो 1898 की सीआरपीसी की जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने 1973 के नए सीआरपीसी में ले लिया है, उस उपबंध को कहते हैं व्यावृत्ति। जिन चीज उपबंधों को हमने छोड़ दिया, नहीं लिया, उसको कहते हैं निरसन। ठीक, यह है 484। ठीक है, तो देखो जो आज आप लोग को हमने शुरुआत किया है, इसी पैटर्न पे आप लोग क्या करो, 5-5 घंटे 6-6 घंटे पर डे आप लोग अपनी स्टडी करिए, प्री और मेन से ज़्यादा स्टडी करिए। सबसे पहले आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, 2 घंटे कम से कम आप करंट टॉपिक पर दीजिए, 4 घंटे आप दीजिए अपने लॉ पर। करंट टॉपिक पे जो जो घटनाएं रोज घट रही हैं, जैसे एशिया कप क्रिकेट का, आपने देखा कि इंडिया ने 2 मैच जीता, पाकिस्तान से जीता, श्रीलंका से जीता। तो आपको मालूम होना चाहिए इंडिया टीम के कैप्टन कौन है, पहला मैच कहाँ हुआ, दूसरा मैच कहाँ हुआ, फाइनल मैच कहाँ हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। G20 अभी हुआ, अब इसका नाम हो गया G21। तो G21 नंबर पे कौन आया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये G20 होता क्या है, कौन कौन से जो स्टेट के यानी कंट्री के प्रेसिडेंट या क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर आए, ये आपको मालूम होना चाहिए। G20, अगला G20 कहाँ होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सिविल कॉमन कोड है, इस पे आपको मालूम होना चाहिए किस आर्टिकल में है, क्या इस पर आपका ओपिनियन है। और जो ओपिनियन दीजिएगा वो वित्त के दायरे में दीजिएगा, भावनात्मक रूप में बिल्कुल नहीं बोलना है। आपसे पूछा जाए सिविल कॉमन कोड पर, तो जो विद आपका आंसर विधि के दायरे में होना चाहिए, नेताजी का भाषण नहीं। तो करंट टॉपिक आप अपने को नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, लीगल इवेंट्स अपने को अपडेट करिए। जो राष्ट्रीय घटना घट रही है, अंतर्राष्ट्रीय घटना घट रही है, जो हमारे विधि में कुछ नया हो रहा है, वो होना चाहिए। इसके बाद आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम मालूम होना चाहिए, आप लोग को पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम मालूम होना चाहिए। हरिमोहन जी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़ वेरी सर गुड, 50 में है। हाँ वेरी गुड। अभी आपको प्राइज वाइज मिला इस बताने पर कि नहीं मिला? वेदांती, वेदांती आप तो पुराने स्टूडेंट हैं। जी सर। वेदांती ने मेंस की भी क्लास किया था, देखिए इंटरव्यू पे पहुंच गई। हाँ बताइए वेदांती, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। चलिए, अनुराधा कुमारी, DY चंद्रचूड़ है। नेहा कुमारी। DY चंद्रचूड़। बिहार में सबके नाम के आगे कुमारी लिखा रहता, विभा जी बीमारी है। दीवान जी कौन है चीफ जस्टिस? DY चंद्रचूड़ सर। अरे सर को भी क्यों जोड़ रहे हैं, सर तो सर ही है, कहा है चारू। सबके आंसर गलत, सर ऑनेबल चीफ जस्टिस। आप सबके आंसर गलत, ना आपके दोस्त है ना सर आए हैं सर। सबके आंसर गलत है। अब आप लोग को सेलेक्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, नोट कर लो। जितने लोग से हमने पूछा सबके आंसर 100% गलत है। देखो अब हम जिससे सही पूछ रहे, देखो कैसे सही बताएंगे। वकील कुमार, ये भी देखिए बिहार के हैं, बताइए।
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देखिए बिहारी बाबू बताए। चलिए संध्या मध्य प्रदेश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। आप लोग को बोलना न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। आपके दोस्त तो है नहीं। न्यायमूर्ति किसके लिए लगाओगे? अपना नाम के आगे न्यायमूर्ति अभियोजन अधिकारी, ये किसके लिए रिजर्व रखे हो न्यायमूर्ति आप लोग? ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की कितनी बड़ी कमी है। बहुत बड़ी ब्लंडर है ये आप लोग का। आज से नोट कर लो। देखो जो लोग इंटरव्यू में जाएंगे सबको मालूम है DY चंद्रचूड़। कोई बहुत बोलेगा यशवंत राय चंद्रचूड़, सबको मालूम है जब जो भी जाएगा इंटरव्यू बोर्ड में। लेकिन उसको सिलेक्ट किया जाएगा जो उनका नाम प्रोटोकॉल के साथ देगा, शिष्टाचार से। हिंदी में बोलोगे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, इंग्लिश में बोलोगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। अब बताइए ये वाला सही है कि जो आप लोग रट के बैठे हो वो? ये वाला सर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। पटना हाई कोर्ट के कौन है चीफ जस्टिस? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रा। क्या इनमें क्या न्यायमूर्ति क्यों लगा दिए? चीफ जस्टिस में तो नहीं लगाए थे, पटना वाले में लगा दिए। चलिए अच्छी बात है, दे रहा है दुरुस्त है। आंसर तो देखो आज के बातों से आप लोग को लगा होगा कि कौन कौन सी कमी हमें दूर करनी है। इतनी कमी को दूर कर लो कि जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा इतना विल पावर स्ट्रांग रहेगा, इतना आत्मबल आपका बढ़ा रहेगा कि आप बोर्ड के सामने जाइए। ताकि देखो सिलेक्शन होना या ना होना ये आपकी अपनी किस्मत है। ये थोड़ी नहीं कि सर को ज्वाइन कर ले सर आपका सिलेक्शन करा देंगे। सर आपको इस लायक बना देंगे कि आप बोर्ड के सामने अच्छे रूप में अपने को उपस्थित कर सको। ठीक है, तो हम लोग कल फिर भी लेंगे। अभी ये क्लास रिकॉर्डेड है, भेजी जाएगी आप लोग को। आप लोग तो हम ये कह रहे थे कि आप लोग एक राष्ट्रीय समाचार पत्र अच्छा सा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले, उसमें राष्ट्रीय घटना अंतर्राष्ट्रीय घटना पढ़ो डेली का डेली, और एक रजिस्टर बना लो आप लोग, स्पायरल कॉपी बना लो, डेट वाइज उस पर लिखते चलो। आज 12 सितंबर, आज कौन कौन से नेशनल इवेंट्स हुए, इंटरनेशनल इवेंट्स हुए। ठीक, जैसे इंडिया बना है तो आपको पूछा जाएगा इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। तो आप इंडिया का फुल फॉर्म बोलोगे, इंडिया तो देसी है, ये सब नहीं बताओगे। आई डॉट वाला जिसकी बैठक हो रही है शरद पवार के घर पर आज। हाँ, तो ऐसे आप लोग अपने अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सर अपने विल पावर को स्ट्रांग रखो। और हाँ बोलिए, क्या बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर बताए थे कि 1860 में जैसे ब्रिटिश इंडिया फाइनल कोर्ट था तो उसको मतलब इंडियन क्या बोलते थे, जरा उसको एक बार फिर से। मजमुआ ताजीरात हिंद। आप भी उस समय थे हरिमोहन, चिंता ना करिए, उस जन्म में आप भी रहे होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है, हम लोग भी रहे होंगे। जी। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो, कभी घबराया मत, क्या करो, घबराओगे तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा। बहुत ही अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो और ये बोलो कि हमें APO बनना है, तब आपको घबराहट नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर अभी आप बोल रहे थे कि करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। हाँ, तो जो हम लोग जहाँ से लॉ किए हैं वहां से जो करेक्टर सर्टिफिकेट हम लोगों को 2010 में मिला था वो देना है या नहीं देना है? देखिए आप पहले जान लीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट की वैल्यू केवल 6 माह होती है। 2010 में आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, अब मान लीजिए आप नक्सलाइट हो गए, आतंकवादी हो गए, तो प्रिंसिपल साहब कैसे देंगे आप? इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने होती है। आने दीजिए, इंटरव्यू के लेटर में सब लिखा रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको आना है। सर एक क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड कब से है सर इंटरव्यू? कोर्ट से भी मिल सकता है ना? जी सर। देखिए जो आपको लोक सेवा आयोग बोलेगा जहाँ का वहीं का आपको देना है। अगर लोक सेवा आयोग कहता है गस्टेड ऑफिसर का लाइए, गस्टेड ऑफिसर के दीजिएगा। लोक सेवा आयोग कहता है कि लास्ट इंस्टीट्यूशन का ला के दीजिए, तो जहाँ पे आपने अंतिम पढ़ाई पूरा किया वहाँ के दीजिएगा, उसी कैसे। सर इंटरव्यू कब एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ आप लोगों को इंटरव्यू? ये मान के चलिए कल सुबह होगा आपका इंटरव्यू। ऐसे अगर आप मान के चले कि अभी 1-1.5 महीना है, तो आप मानो ऐसा आलसी
मानव ऐसा दुष्ट प्राणी पृथ्वी पर कोई नहीं है, ये जान लो। मानव से आलसी, मानव से दुष्ट कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मानव को हर समय सचेत रहे। आपको ये मान चलो कि हमारा इंटरव्यू बहुत जल्दी होना है। अगर आपसे कह दिया जाए इंटरव्यू 3 महीने बाद है, आप क्या करोगे? कल से क्लास ज्वाइन करना बंद कर दोगे, बोलोगे हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे। ये सब बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप जान लो 800 लोगों को लमसम बाहर जाना है, 553 को होना है। तो अगर 553 में आना है, जी जान एक कर दो, 800 में जाना है, पढ़ाई बंद कर दो। बड़े मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हो, बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है बिहार ईपीयू के लिए। 2020 की वैकेंसी है, आज की नहीं है। इतने दिनों के बाद ये अवसर आया आपके पास, तो आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको अंतिम चयन हो जाओ। चलो, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।